तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है। बायोलॉजी के भी कुछ लेसन बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स के लेसन सारे कंप्लीटेड है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप देखते रहिए। साथ ही साथ बच्चों, मैंने आप लोग को कई सारे लेसन्स पढ़ाए हैं केमिस्ट्री के, कई सारे राहुल सर ने पढ़ाए हैं। सही है। तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और हम लोगों ने शुरू किया हुआ था काफ़ी समय पहले एक चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। आई नो काफ़ी समय से इसके ऊपर लेक्चर्स नहीं आ रहे थे बच्चों, बिकॉज हम लोग 12th स्टैंडर्ड पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इस समय 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड काफ़ी नज़दीक है, एग्ज़ाम पहले हो जाता है, आपका एग्ज़ाम थोड़े टाइम बाद होता है, 2 महीने बाद। सही है। तो उनका सिलेबस पहले ख़त्म करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी भी है और हमारा कर्तव्य भी है, हम लोग कह सकते हैं। सही है। तो बच्चों टेंशन मत लो, आप लोग का भी सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट होगा, रिविजन्स भी होंगे, सब कुछ होने वाला है 11th स्टैंडर्ड के लिए भी। ऐसा नहीं कि हम 11th स्टैंडर्ड वालों को भूल गए हैं, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था हमारे 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सही है। काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर लिए हुए हैं। देखो, ये लेक्चर नंबर 6 चल रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी 5 लेक्चर हमारे बनकर रेडी हैं इस चैप्टर के बारे में। सही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को देख लो। सही है। और उसके बाद बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जंप करना। जो आखिरी वाला लेक्चर था, लास्ट वाला लेक्चर जो काफी समय पहले अपलोड हुआ होगा, वहां पर मैंने लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल समझाया था। सही है। मैंने बताया था कि ऑक्टेट रूल जो हमको ये समझा रहा था कि बॉन्ड आखिरकार क्यों बनते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड में, वो इतना ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। उसको आगे चल के डिस्प्रूव कर दिया गया, भैया ये बेकार चीज है। मतलब बेकार चीज तो नहीं, पर ये ज्यादा कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कई सारे ऐसे बॉन्ड्स थे जिनको वो समझा नहीं पा रहा था, बहुत सारे ऐसे एटम्स थे जिनके अंदर समझ लो कि ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं हो रहा था। सही है। किसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, और फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल थे। तो भैया ऑक्टेट रूल उन चीजों को नहीं समझा पा रहा था, इसीलिए आगे चलकर और भी कई सारी थ्योरीज बनी। सही है। उन्हीं में से एक थ्योरीज को बच्चों आज हम लोग समझेंगे जिसका नाम है VSEPR। ठीक है। जिसका नाम क्या है? VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सही है। इस थ्योरी को डिटेल में आज हम लोग समझेंगे कि ये थ्योरी है किस बारे में, किस बारे में ये हमको बताना चाहती है, इलेक्ट्रॉन के कंपाउंड के किस बिहेवियर को ये हमको समझा रही है। ठीक है। आज हम लोग बच्चों इस लेक्चर के अंदर इस थ्योरी की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 6। सही है। पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से देखो, क्योंकि इस पूरे लेसन में ही हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आखिरकार कंपाउंड्स बॉन्ड बनाते तो बनाते कैसे हैं। ठीक है। कोई एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्यों बना रहा है, कई सारी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन में। ठीक है। आज जो बारी है उस थ्योरी का नाम है VSEPR थ्योरी। सही बात है। लेक्चर शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बता दूं बच्चों, कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी जरूर से डाउनलोड कर लेना, अपने फोन के अंदर रख लेना। सही है। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, तो बच्चों आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, यहां पर आप आके मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको आपके डाउट के आंसर्स मिल जाएंगे। चलेगा बच्चों, स्टार्ट करें? ठीक है, चलो स्टार्ट करते। अब यहां से लेक्चर में ध्यान देना शुरू करेंगे आप सभी लोग। बुक और पेन ध्यान से अपने पास रखेंगे, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ठीक है। आपके आसपास कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो उन डिस्ट्रैक्शन को अभी कुछ समय के लिए बंद कर दो जब तक ये लेक्चर चल रहा है। सही है। टीवी है, टीवी बंद कर दो, हेडफोन लगाओ, ईयरफोन लगाओ, चुपचाप एक कोने में बैठो और पढ़ो जितनी भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं अभी। सही है। वी आर टॉकिंग अबाउट VSEPR थ्योरी। पर सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं बच्चों कि आखिरकार VSEPR की जरूरत पड़ी क्यों। इस थ्योरीज के अंदर कई सारे हम लोग ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे, शेप के बारे में समझेंगे, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, पर आखिरकार इस थ्योरी की जरूरत पड़ी क्यों, पहले हम लोग ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे ना ये थ्योरी क्यों बनानी पड़ी। सबसे पहले मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसके बारे में एक और लेसन है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। ओके। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में VBT में भी हम लोग काफी बार बात करेंगे, पर अभी थोड़ा सा ध्यान में रखो हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। देखो, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग उस चीज को कहते हैं कि जब दो अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जब दो अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइब्रिड बॉन्ड। हाइब्रिड बॉन्ड मतलब क्या, क्योंकि दो अलग अलग एटम ने बनाया,
ठीक है, दो अलग अलग, जैसे मान लो जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता था तो मैंने आपको बताया ना कि अगर मान लो एक हॉर्स है और एक डोंकी है, हॉर्स और डोंकी एक अलग स्पीशीज है, पर अगर इन दोनों का मैंने मेटिंग करवा दिया तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वो म्यूल होगा ना, म्यूल, ठीक है, हम लोग हिंदी में खच्चर बोलते हैं उसको, तो वो क्या है, वो एक हाइब्रिड है। उसी तरीके से जब दो अलग अलग एटम बीच एक साथ में बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो उस बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिड बॉन्ड कहते हैं, और वो बॉन्ड के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज योर हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन, और इसी पूरी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कई सारे प्रकार के होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3, d2, sp3d, बड़े सारे प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। सही है, जो हम लोग वीबीटी में सीखेंगे, वीबीटी में भी बताऊंगा मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। पर अभी देखो बच्चों, अभी हमको हर इलेक्ट्रॉन की, हर एटम के Z को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमको समझना पड़ेगा कि हम किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ठीक है। देखो अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि VSEPR थ्योरी की जरूरत पड़ी क्यों है, ठीक है। तो पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं कि पहले हम लोग एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन इस थ्योरी के थ्रू उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो भैया ध्यान से सुनो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है आपके हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करने का। फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, या फिर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, दैट इज नथिंग बट अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे मान लो आपका सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, सही है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करूं बच्चों तो क्या होगा, 2, 8, 1, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मतलब जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कहूंगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। वही अगर मैं बात करूं, मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इफ आई टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सही है, कितने, 2 और 6, सही है। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से देखो, जो सबसे आउटर, सबसे बाहर वाला ऑर्बिट है, जो सबसे लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 6। तो आप यहां पे क्या डालोगे, 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैठे हुए हैं और जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बॉन्डिंग एक्चुअल में करते हैं कहीं किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन के अंदर। सही बात है। फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज, अगर किसी कंपाउंड पे नेगेटिव चार्ज लगा है तो वो यहां पे डालेंगे, पॉजिटिव चार्ज को माइनस करेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज प्लस होगा, पॉजिटिव चार्ज माइनस होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम मतलब क्या, ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है ना। तो ये सारे एटम्स होते हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो अगर आपके कंपाउंड में ये प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, उसे ऐड करोगे, वरना छोड़ दो इसे। सही बात है, ठीक है। सो भैया यहां से आप कैलकुलेट करोगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, कितना नंबर आपका हाइब्रिडाइजेशन कोई भी कंपाउंड कैरी कर रहा है। सही है, पूरे लेसन के अंदर ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे लेक्चर के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो लेक्चर देखना स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले बुक में इस फॉर्मूले को लिखो, सही है, ठीक है। अब बच्चों सपोज दैट मेरे पास 3 कंपाउंड है, एक नया पेज लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास 3 कंपाउंड है, एक है मेरे पास CH4 दैट इज मीथेन, एक है मेरे पास अमोनिया, ठीक है, NH3, और एक है मेरे पास वाटर H2O।
मान लो मेरे पास 3 कंपाउंड है। अब इन तीनों की सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इनका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया। ठीक है, तो मान लो मैंने सबसे पहले Z की वैल्यू इन सब की कैलकुलेट की है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया ना आपको एक चीज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके बच्चों, सेंट्रल एटम के, ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, क्योंकि ये बात हो रही है किसी भी कंपाउंड की ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम लोग सेंट्रल एटम का ही लेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है अमोनिया, तो अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका N, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, नाइट्रोजन। इसी तरीके से मान लो आपका दिया हुआ है BF3, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, यहाँ पे आपका B है, यहाँ पे मान लो एक F, यहाँ पे एक F और यहाँ पे एक F, तो इसका सेंट्रल एटम कौन सा है, ये बोरॉन, तो बोरॉन इज द सेंट्रल एटम। तो मतलब यहां पर जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन डालोगे वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम का ही डालोगे। ठीक है, ये मैंने बताया नहीं था। चलो अब कैलकुलेट करते बच्चों सबकी Z की वैल्यू। ठीक है, एक और चीज शायद मैंने नहीं बताई है, यहाँ पे आपको इस पूरे फॉर्मूले को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी मैंने नहीं बताया, हमसे हो जाता है कभी कभी, गलतियां हो जाती है, भूल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, सो पूरे फॉर्मूले को आपको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ। सेंट्रल एटम कौन सा है आपका, कार्बन, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके 4, ठीक है, प्लस कोई चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं है, मोनोवैलेंट है 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया 4 + 4 8, 8 का आधा कितना होगा बच्चों 4, तो मतलब यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, 4 है। सही है, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, ये मैंने आपको एक दो चीज बताई नहीं थी फॉर्मूले में, तो सॉरी, पर ये चीज भी लिखो अपने बुक में। ठीक है, इस सब का हम लोग को हाफ करना है, Z = हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सबका Z निकालते हैं। आ जाओ, इसका निकाला, इसका Z का वैल्यू कितना है बच्चों 4, इसका निकालो Z क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, मोनोवैलेंट है 3, तो यहाँ पे हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 और ये भी 4 आ जाएगा। सही है। सिमिलरली अगर आप वाटर की बात करोगे तो वाटर में क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास Z = हाफ इंटू ऑक्सीजन के पास 6 होते और 2 है मोनोवैलेंट एटम, तो मतलब यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक है आपका मीथेन, एक है आपका अमोनिया और एक है आपका वाटर, इन तीनों कंपाउंड के अंदर आपको आपका हाइब्रिडाइजेशन 4 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब इस हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू कितना देखने के लिए मिल रहा है, 4, और जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन का वैल्यू 4 देखने के लिए मिले तो मतलब आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एक सेकेंड, कलर चेंज करने दो। आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3, तो यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3 और यहाँ पे भी आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, sp3। बात समझ में आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पे भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, तीनों जगह पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। जब भी हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 होती है ना, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों टेट्राहेड्रल। तो तीनों के लिए सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तीनों की जो ज्योमेट्री है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है टेट्राहेड्रल, काफी सारे बुक्स में ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम, यहाँ पे और यहाँ पे, काफी सारे बुक्स में ऐसे टेट्राहेड्रल बनाते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे सेंट्रल एटम मान लो यहाँ पे और ऐसे भी बनाते हैं टेट्राहेड्रल। सही है, तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से आप बनाओगे चलेगा, ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही है और ये भी आपका टेट्राहेड्रल ही है। सही बात है। अब ये जो Z की वैल्यू है ना बच्चों, ये Z की वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करती है दो चीज। ये Z की वैल्यू बताती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, मतलब आपके कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, साथ ही साथ लोन पेयर कितने हैं, ये सब कुछ बताती है बच्चों आपकी Z की वैल्यू। सही है ना। तो अगर आपको अभी तक डाउट हो रहा था कि ये Z है क्या, तो ये Z आपको क्या बताता है, ध्यान से सुनो, ये Z आपको बताता है बच्चों बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सही है, लोन पेयर आपको पता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज नथिंग बट अ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब आपको पता है 2 एटम है, मान लो आपका एक एटम A है, एक एटम B है, तो इन दोनों के बीच में जो एटम
सॉरी दो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे बॉन्ड पेयर। सही है, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड पेयर कहेंगे। पर मान लो कोई भी आपका कोई भी आपका एटम है, जैसे मान लो एटम एक्स है और इसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो इसे मैं क्या कहूंगा बच्चों, लोन पेयर कहूंगा। सही बात है। तो यह जो आपकी z की वैल्यू है, ये z की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की वैल्यू। तो मतलब यहां पर जितनी भी वैल्यूज है ये सब कुछ क्या है, इसका बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहां पे भी बॉन्ड पेयर है प्लस लोन पेयर है। ठीक है, हो जाता है, टंग ट्विस्टर है। सही है। अब देखो, अब इस कंपाउंड में 4 बॉन्ड है, तो मतलब ये 4 वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। लोन पेयर यहां पर नहीं है, लोन पेयर 0 है। पर अगर आप यहां पे देखो इस कंपाउंड में, तो यहां पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की यानी Z की वैल्यू क्या है, 4, पर इसके पास बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ 3 ना। नाइट्रोजन का बॉन्ड कैसा होता है, देखो 1 2 3, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन। तो मतलब इसके बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ 3 है। तो 3 बॉन्ड होंगे इसके पास, 3 बॉन्ड पेयर होंगे और एक क्या होगा बच्चों इसके पास, लोन पेयर। ठीक है, एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। तो कहां प्रेजेंट होता है, मान लो मैं यहां पे बना रहा हूं, एक इसके पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन वाटर को देखो, तो वाटर में सिर्फ 2 ही बॉन्ड है। एक आपका ऑक्सीजन यहां बीच में प्रेजेंट है और यहां पे एक हाइड्रोजन और यहां पे एक हाइड्रोजन। तो इफ यू कैन सी यहां पर बच्चों 2 ही बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहां पर जो बॉन्ड पेयर है वो 2 ही है। अगर 2 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर कितने होंगे, 2। सही बात है। तो 2 क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर, LB लिख दिया, लोन पेयर। सही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर 4 आपकी Z की वैल्यू आ रही है, मैंने आपको क्या बोला, Z की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, Z की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। कितना बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में और कितने लोन पेयर प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, उन सब का समेशन, उन सब का एडिशन रिप्रेजेंट करता है आपकी Z की वैल्यू, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन चिल्ला रहे इतने समय से। जब भी आपका Z की वैल्यू 4 हो, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ऊपर लिखो 3, sp3। सही है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, sp3। मतलब एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे। ये अलग कहानी है कि हम लोग VBT में समझेंगे। ये बात अभी तक यहां तक समझ में आई है, इसके 3 हाइब्रिडाइजेशन है। जब भी बच्चों आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, हमेशा जो ज्योमेट्री होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वो क्या होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। थोड़ी सी स्पेस की कमी लग रही है मेरे को, आगे बनाऊं क्या, आगे बनाऊं, यहां तक हो गया है क्या, यहां तक हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को थोड़ी सी स्पेस की कमी लग रही है। हो गया, हो गया, चलो एक पेज एक्स्ट्रा लेते हैं और अपन बनाते फिर वो। चलो, कौन कौन से कंपाउंड थे हमारे पास, वी हैव मीथेन, वी हैव अमोनिया एंड लास्ट वी हैव वाटर। सही है। सबकी Z की वैल्यू क्या आई बच्चों, 4 4 और 4। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कार्बन, एक हाइड्रोजन मान लो यहां दिखाता हूं, एक हाइड्रोजन यहां पे, एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, कुछ इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किसी किसी बुक में ऐसा भी दिखाता है, कार्बन यहां पे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ऐसा भी दिखा। इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल ही कहेंगे, क्योंकि अगर आपकी Z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तीनों की क्या होगी बच्चों, टेट्रा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई भी बोले कि वाटर की ज्योमेट्री क्या है, तो वाटर की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। सही बात है। इसका ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर अभी मिटा रहा हूं मैं क्योंकि थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है नहीं तो। बात करते हैं अमोनिया का। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, एक N यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन। अब आप देखो जो आपका Z की वैल्यू है यानी बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना है, 4, पर यहां पे बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ 3, मतलब 3 आपके बॉन्ड पेयर है, तो लोन एक आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर लोन पेयर। ठीक है, एक आपका क्या होगा, लोन पेयर, यहां पे एक लोन पेयर। वाटर के केस में देखो
एक ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कितना है, Z की वैल्यू कितनी है 4, तो मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मिला के 4 होने चाहिए। यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, तो मतलब इसके लोन पेयर कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे। तो एक लोन पेयर यहाँ पे बना दिया मान लो मैंने, और एक लोन पेयर यहाँ पे बना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इन सबके ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल। सही है। अब टेट्राहेड्रल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है ना, ध्यान से सुनो, टेट्राहेड्रल के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो होता है ऑलमोस्ट, सुनो, इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। सही है, ये भी 109 डिग्री, ये भी 109 डिग्री, ये भी समझ लो। तो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर लेकिन आप इसकी मानो, अब ये भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि Z का वैल्यू क्या है 4, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। साथ ही साथ आप देखो तो ये भी टेट्राहेड्रल है क्योंकि इसकी Z की वैल्यू कितनी है 4, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होना चाहिए 109 डिग्री और 28 मिनट होना चाहिए। मैंने क्या बोला, होना चाहिए, पर होता नहीं है। जब आपने टेस्ट किया, जब साइंटिस्टों ने टेस्ट किया तो देखा कि भैया इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो है 105 डिग्री। क्या बोला मैंने, समझा आप लोग को? मैंने क्या बोला, इस सबके Z की वैल्यू 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। अगर इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो सब में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल सही, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सही है। तो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा कि किसकी कितने नंबर पे कौन कौन सी ज्योमेट्री होती है। अगर Z की वैल्यू 2 रहेगी तो कौन सी ज्योमेट्री रहेगी, अगर 3 रहेगी तो 4 रहेगी, तो 5 रहेगी, तो 6 रहेगी, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, पहले अभी ये समझो, सबकी Z की वैल्यू 4 है तो सबकी ज्योमेट्री क्या हुई बच्चों, टेट्राहेड्रल। बात सही है? ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये एक्चुअल में टेट्राहेड्रल है, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये ज्योमेट्री है ये, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए 109 डिग्री और 28 मिनट। तो अगर ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, तो इन सब में वही होना चाहिए बॉन्ड एंगल, पर ऐसा होता नहीं है। होता क्या है बच्चों कि इसका बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री। अब ऐसा हुआ क्यों, आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? ये सब कुछ हो पाया बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पता है, लोन पेयर की वजह से। यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, यहां पर चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है। चारों के चारों क्या है, बॉन्ड पेयर है ना, इसलिए देखो 4 आपका Z की वैल्यू है और 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मतलब चारों के चारों बॉन्ड है। पर यहां पर आ गया बच्चों एक्स्ट्रा लोन पेयर, और लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन देखने के लिए मिलता है। लोन पेयर क्या करता है बच्चों पता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर फेंकता है एक दूसरे को, समझ रहे हो? तो इनके रिपल्शन की वजह से, इनके रिपल्शन की वजह, अब ये इससे रिपेल करेगा, ये इससे रिपेल करेगा, तो इनके रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ पुश करने पे मजबूर होते हैं, मजबूर किए जाते हैं। समझ रहे हो? इन बॉन्ड्स को एक तरफ पुश करने के लिए मजबूर करते हैं। अब यहां पे देखो 2 लोन पेयर है, दो लोन पेयर है और ज्यादा चार्ज है, तो भैया ये और नीचे पुश करेंगे इन बॉन्ड्स को, जिसके वजह से ये बॉन्ड और छोटा होता है। मैंने बनाया ऐसा है, पर होता एक्चुअल में ऐसे ही होगा। मैंने बनाया देखो 2 HH यहाँ पे होगा, पर मान लो 2 HH यहीं पे होगा, क्योंकि ये पुश कर देते हैं, रिपल्शन करते हैं। सही बात है। और यहीं से इस थियोरी का जन्म होता है जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियोरी। समझ रहे हो? यहीं से इस थियोरी का जन्म होता है जो हमको दिखाता है कि कैसे भैया जो वैलेंस बॉन्ड है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर के अंदर, वो कैसे क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। वो कैसे क्या कर रहे हैं बच्चों, रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्री पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो ज्योमेट्री पे इफेक्ट नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है आपके Z के वैल्यू पे। ठीक है, Z के वैल्यू पे, Z इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, इसका भी 4 है, तो ज्योमेट्री सबकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, पर सबका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, सबका शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पे डिपेंड करता है, किस तरीके का बॉन्ड स्ट्रक्चर है, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आई बात? ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। सो अभी तक हम लोग ने सिर्फ इतनी बात की है बच्चों कि आखिरकार
जरूरत क्या पड़ी इस थ्योरी की, ठीक है, और कहां पे हमें प्रॉब्लम आने लगी। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक्चुअल में थ्योरी की बात शुरू करेंगे यहां से। हो गया? कोई कुछ बचा तो नहीं है ना? इसका भी ले लो अगर चाहिए तो। देखो लेक्चर आराम से देखो, मालूम है लेक्चर बड़े बनते हैं मेरे, ठीक है, पर मैं ट्राई करता हूं आपको एक एक चीज समझाने का, सही है। चाहे तो 1.5x की स्पीड में देख लो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर देखो पूरा लेक्चर अटेंड करो। क्या लिया स्क्रीनशॉट? डन, चलो लेट्स मूव। तो यहां से बच्चों एंट्री होती है हमारे थ्योरी की। अब ये थ्योरी हमको क्या समझाती है, पहले तो फुल फॉर्म देखो, देखो नाम में ही सब पता चल जाता है। नाम क्या है बच्चों इसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब भैया जो आपके वैलेंस शेल हैं, जो आपके वैलेंस शेल हैं बाहर प्रेजेंट हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनमें क्या प्रेजेंट है? जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के पेयर प्रेजेंट है, दैट आर डूइंग रिपल्शन। वो क्या कर रहे हैं बच्चों? रिपल्शन कर रहे हैं, ताकि वो एक दूसरे के पास पास ना आ जाए, क्योंकि भैया नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है ना। सो इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही बनेगा, सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा बच्चों, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर आर ऑलवेज रिपेल ईच अदर and try to move apart। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या? दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक आपका बॉन्ड पेयर और एक आपका लोन पेयर। यही दोनों के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है ना। बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, एक ए है एक बी है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना। बॉन्ड का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दिस इज द बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर मतलब क्या बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन पे एक ही बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द बॉन्ड पेयर। हालांकि दोनों में से ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन करता है एक्चुअल में, क्यों पता है? क्योंकि देखो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये तो बटे हुए रहते हैं ना, दो एटम्स के बीच में, दो अलग अलग एटम्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन बटे हुए रहते हैं। तो भैया ये इतना रिपल्शन नहीं करते जितना ये भाई साहब अकेले रिपल्शन करते। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन है अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है बच्चों आपने को? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन का स्पेलिंग क्या है चेक करने दो। हाँ, ऑर्डर ऑफ, भूल जाता हूं, स्पेलिंग भूल जाता हूं। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्शन है वो अलग अलग होता है, उसकी बॉन्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिपल्शन अलग अलग होती है। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिपल्शन होता है? देखो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके किसके बीच में होता है? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा? लोन पेयर और लोन पेयर। अगर मान लो दो लोन पेयर है, जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो दो लोन पेयर हैं, तो इनके बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, सबसे ज्यादा ये दूर दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे, सही है, सबसे ज्यादा एक दूसरे से ये दूर दूर रहना चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा बच्चों? लोन पेयर में सबसे ज्यादा इसके अंदर। फिर होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, सही है। जैसे यहां पे देखो ये आपका लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इसके अंदर भी रिपल्शन होगा, पर इन दोनों से कम होगा, पर इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन होगा, सही है। तो दूसरा रिपल्शन का थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम रिपल्शन होता है किसके अंदर? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है। मतलब बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, बट कंपैरेटिवली सबसे कम रिपल्शन होता है, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। समझ में आई बात? समझ में आई बात, ठीक है।
तो लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, सही है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन, और फिर सबसे कम रिपल्शन होता है आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, सही है। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। यही है, देखो इनडायरेक्टली ना यही सब है वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी हमको यही समझा रही है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, दूर ढकेलते हैं, जिसकी वजह से ये एंगल चेंज होते हैं, जिनकी वजह से एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इनके अंदर देखो दो एक्स्ट्रा लोन पेयर है, दो बड़े बड़े लोन पेयर है, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा, 105 हो गया, होना चाहिए था 109 और हो गया कितना 105। इसमें देखो एक लोन पेयर है जिसकी वजह से क्या किया, इसने रिपेल कर दिया इन दोनों को अपने दूर से, और ये भी थोड़ा थोड़ा रिपेल हो रहे हैं पर इससे तो कम ही हो रहा है ना, तो इसका रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गए, सही है। जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया 107। पर यहां पे देखो कोई भी लोन पेयर है क्या, नहीं, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होगी पर इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी लोन पेयर में होती थी। तो मतलब इनका बॉन्ड पेयर कितना है, सबसे ज्यादा खुले हुए हैं, आराम से जी रहे, समझ रहे हो। इनके अंदर इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं है, होगा रिपल्शन पर इतना ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से इनका बॉन्ड एंगल क्या है 109 डिग्री और 28। बात समझ में आई। अब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग आपको ज्योमेट्री और शेप पढ़ने, ठीक है। ज्योमेट्री तो आपको समझ में आ गई क्या थी, हाँ ज्योमेट्री तो आपको समझ में आ गई, शेप क्या होता है पहले ये जानो। चलो ध्यान से सुनो, हम लोगों ने बात की ज्योमेट्री की। जैसे मान लो अभी मैंने बात किया कि अगर z का वैल्यू 4 है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री का स्पेलिंग गलत हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, सही कर लेना तुम लोग। इसकी ज्योमेट्री होगी बच्चों टेट्राहेड्रल, टेट्रा। तो इसका मतलब आपका जो ज्योमेट्री है इट टोटली डिपेंड अपॉन, टोटली डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड है बच्चों, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों पे डिपेंड है, क्योंकि z की वैल्यू मतलब क्या होती है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पे दोनों पे डिपेंड क्या है, आपकी ज्योमेट्री, हमेशा हमेशा से। तो मतलब अगर z की वैल्यू 4 रहेगी तो कितने भी बॉन्ड कम होने दो, मतलब दो बॉन्ड तो रहेंगे, कितने भी बॉन्ड कम होने दो, आपका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम ही। सही बात है, ठीक है। नाउ लेट सपोज आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ वाटर। अब मैंने वाटर का एग्जांपल ले लिया। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर आपका z का वैल्यू तो 4 ही होता है, पर इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर है बच्चों 2, और लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर भी है 2। अब इन दिस कंडीशन आपकी ज्योमेट्री और शेप सेम नहीं होंगे। अगर आप देखो ऑक्सीजन H H, यहां पे एक लोन पेयर और यहां पे एक लोन पेयर, तो अब इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका शेप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे डिपेंड करता है। ये बात अपने बुक में लिखी है, जो शेप होता है, शेप विल ऑलवेज डिपेंड अपॉन बॉन्ड पेयर, नॉट ऑन लोन पेयर। कभी भी लोन पेयर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। तो अब अगर आपको इसकी शेप जाननी है तो आपको क्या करना है, लोन पेयर छुपा दो, लोन पेयर को छुपा दो और सिर्फ किसको देखो, बॉन्ड पेयर को देखो। कैसा शेप है ये, बेंड की तरह शेप है, जैसे कुछ बेंड हो गया है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंड शेप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वी शेप, समझ रहे हो। तो ये आपका शेप है। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, शेप क्या है, बेंड शेप, इसका आपके वाटर का, समझ रहे हो, ठीक है। तो शेप और ज्योमेट्री दोनों ही अलग अलग चीज है, शेप और ज्योमेट्री दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और एक स्टेटमेंट और लिखेंगे अब आप जो कि आप समझ गए हैं कि आखिरकार बॉन्ड शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, तो कहां लिखें, यहां पे लिख दें। एक स्टेटमेंट एक और लिखेंगे बच्चों आप कि इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, इफ लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, मतलब अगर आपका लोन पेयर 0 है, अगर आपका लोन पेयर क्या है 0, इन दैट कंडीशन आपका जो शेप है ना बच्चों विल इक्वल टू ज्योमेट्री। आपका जो शेप है वो किसके बराबर होगा, ज्योमेट्री के बराबर होगा। मतलब मेरा मैं कहने का मतलब क्या है बच्चों, देखो एग्जाम्पल ले लो CH4 का, CH4 का एग्जाम्पल ले लो। ये क्या है अपना, मीथेन,
इसकी z की वैल्यू अभी कैलकुलेट किया था, हाफ कितना होता है, कार्बन का कितना 6 प्लस 4, नहीं नहीं कार्बन का 4 ना, गलत बताते हैं तुम लोग, 8, 8 का आधा 4, मतलब z की वैल्यू कितनी है 4। अगर z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री कितनी आनी चाहिए बच्चों, ज्योमेट्री आनी चाहिए आपकी, तो ज्योमेट्री क्या आनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे आप देखो तो बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, मतलब लोन पेयर यहाँ पे क्या है 0, लोन पेयर क्या है यहाँ पर 0। अगर लोन पेयर 0 है, अगर आपका लोन पेयर क्या है 0 है, तो इन दैट सिचुएशन आपका ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगा, आपका शेप हो जाएगा, ज्योमेट्री ही क्या हो जाएगा, आपका शेप हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। अब इसका शेप भी टेट्राहेड्रल ही है और ज्योमेट्री भी क्या है, टेट्राहेड्रल ही। बात समझ में आई? तो ये लाइन जरा अपने बुक में नोट डाउन करके रख लेना कि अगर लोन पेयर इज नॉट प्रेजेंट, अगर लोन पेयर नहीं है, मतलब लोन पेयर इज इक्वल टू 0, सो इन दैट कंडीशन योर शेप विल इक्वल टू ज्योमेट्री। आपका शेप क्या हो जाएगा बच्चों, ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वीएसईपीआर से थ्योरी समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल है। अब मेरे को सिर्फ आपको इस थ्योरी के अंदर ये बताना है कितने प्रकार के ज्योमेट्री हैं और कितने प्रकार के शेप हैं, बस और कुछ नहीं जानना, बाकी सब अपन ने समझ लिया। ठीक है, बाद में अपन अमोनिया का और वाटर का एक बार वापस से देख लेंगे क्योंकि आपकी बुक में अलग से दिया हुआ है। तो लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, सब कुछ सॉल्व करेंगे एक पर्टिकुलर, मतलब आपके अमोनिया कंपाउंड के। ठीक है, आ जाओ, तो स्क्रीनशॉट ले लो। यही है बच्चों आपकी वीएसईपीआर थ्योरी। आपकी बुक में 1-2 पॉइंट और ऐड हुआ रहेगा तो उसे भी लिख सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, लेट्स मूव। ठीक है, अब देखो सिर्फ मुझे आपको यही समझाना है कि कितने प्रकार की ज्योमेट्री और कितने प्रकार के, उसके अंदर कितने प्रकार के शेप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं बच्चों, जो ज्योमेट्री है इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ z। तो अगर सबसे पहले ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, अगर z 2 होगा, ठीक है, अगर z क्या होगा, 2 होगा, ध्यान से सुनेंगे, तो आपकी ज्योमेट्री, रुक जाओ तो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, फिर चार्ट बनाते हैं, एक काम करते रहो। यहां पे लिखते हैं z और यहां पे लिखते हैं ज्योमेट्री, और यहां पे लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। शेप की बात करूंगा, टेंशन मत लो, यहां पे लिखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पहले हम लोग ये सीख लो। अब देखो इसका कोई भी दिक्कत इलाज नहीं है, याद करने का तरीका नहीं है बच्चों, ज़्यादातर आपको इसको याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। पर अगर आप स्ट्रक्चर देख के याद करोगे तो आपको आसान होगा याद करने में। कैसे? अगर मान लो z की वैल्यू 2 है, अगर z की वैल्यू 2 है तो 2 मतलब क्या, एक कंपाउंड यहां पे है, एक कंपाउंड यहां पे है, यही है ना, z की वैल्यू 2 है, एक कंपाउंड ऐसा, एक कंपाउंड ऐसा, सही बात है। ठीक है, अब इसमें ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नहीं ऐसा, हाँ यही होगा ना। तो इसमें इसका मतलब क्या है बच्चों, आपका जो कंपाउंड है वो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी, लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, आपका कंपाउंड सीधा होगा। ऐसा भी हो सकता है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बच्चों, लोन पेयर, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर, इसलिए z की वैल्यू 2। ऐसा भी हो सकता है A B C, ऐसा भी हो सकता है, 2 बॉन्ड पेयर है और तीनों कंपाउंड कैसे बच्चों, लाइन से लगे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें भी आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, समझ में बात। और इस समय इसकी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग कहते हैं बच्चों sp हाइब्रिडाइज। अगर आपका z का वैल्यू 2 है तो आपकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर है? अगर मान लो z की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, z की वैल्यू 3 आ गई, तब आपकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, उस टाइम पे आपकी ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। सही है, मतलब ए बी सी ऐसे तीनों क्या है, एक ही प्लेन में लगे हुए, दैट इज द ट्राइगोनल प्लेनर। उस टाइम पे आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है बच्चों sp2। अगर आपकी z की वैल्यू है 4 तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ठीक है, इसमें आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है आपकी sp3। अगर z की वैल्यू है 5, ठीक है, अगर z की वैल्यू है 5 है
सही है। तो उस टाइम पे आपकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा होता है पता है, देखो कहाँ दिखा है, ये देखो एक आपका एटम है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब ये जो तीनों चारों एटम है, 1 2 3 4 जितने भी एटम है, ये आपके 3 बॉन्ड है ना, ये तीनों एक प्लेन पर है बच्चों, ये तीनों एक प्लेन पर है। तो मैं इसको ट्राइगोनल बोल सकता हूँ। जैसे मान लो एक प्लेन है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और बीच में एक है, तो ऐसे ऐसे ऐसे। सही है, तो आपको बना के दिखाता हूँ, समझो ध्यान से समझो। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल क्या होता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सही है, सो समझो दिस इज, एंड ये सब कुछ बच्चों एक प्लेन पे है। अगर मैं यहाँ पर एक बुक रख दूं मान लो ऐसे, तो ये सब एक प्लेन पे ना। देखो अगर मैं मान लो ऐसे में बुक रख दूं तो ये एक ही प्लेन पे। अब इस प्लेन के आगे एक लगा हुआ है और इस प्लेन के पीछे एक लगा हुआ है। लगाओ यार, हाथ से गिर ना जाए, ऐसे। ये सीधा है, सीधा हो जाए भाई, ऐसे समझ रहे हो। तो ये देखो ये तीन एक प्लेन पे है और एक ऊपर है और एक नीचे है, समझ रहे हो। ठीक है, सो ये तीन एक प्लेन पे है, एक यहां से ऊपर निकला है और एक यहां से नीचे। अब अगर आप देखो तो यहां से ये भी पिरामिड बना रहा है, तो कलर चेंज करके दिखाता हूं, 1 2 3। अब देखो यहां से लग रहा है कि पिरामिड शेप है, तो ऊपर से भी पिरामिड है और अगर आप नीचे से देखो तो यहां से भी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा बना रहा है, पिरामिड स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ट्राइगोनल है, बीच में क्या है बच्चों आपका ट्राइगोनल, और ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो बाय पिरामिडल। समझ रहे हो, ठीक है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपका ये होता है टेट्राहेड्रल, वो कैसा होता है, देखो टेट्राहेड्रल 2 प्लेन पे होते हैं, एक प्लेन के मतलब समझो ये और ये प्लेन पे, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के पीछे, ऐसा। दिस इज समथिंग टेट्राहेड्रल, समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो मतलब आपके 2 सेम प्लेन पे रहेंगे, एक आपका इस प्लेन पे, एक आपका इस प्लेन पे, एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के, समझ रहे हो। जैसे ये बुक है, सपोज दैट ये बुक है एंड ये बुक बच्चों आपका एक प्लेन है, तो ये और ये वाले क्या है, इस प्लेन पे है ना, और एक प्लेन के बाहर निकला हुआ, एक प्लेन के अंदर निकला हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे आप देखो 4 बॉन्ड आपको दिखेंगे, 4 बॉन्ड मतलब आपकी Z की वैल्यू 4 यानी टेट्राहेड्रल। सही बात है, ओके नो प्रॉब्लम। मेरा पेन कहाँ गया, देखो ये सब समझाने में पेन गायब हो जाता है, हाँ पेन मिल गया, समझ में आ गई बात। तो ये है बच्चों आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सही है, ट्राइगोनल प्लेनर आपको पता ही है, 3 ऐसे लगा दो एक प्लेन पे भाई, 3 लगा दो ऐसे प्लेन पे, ये एक प्लेन पे, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। टेट्राहेड्रल समझ में आया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों आपका, उसके बाद है आपका नंबर 6 को हम लोग कहते हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसा होता है, कुछ नहीं भैया, सब एक प्लेन पे रहेंगे, 6 लाइन लगा दो, 1 4 लाइन, यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, समझ रहे हो। तो ये होता है आपका कौन सा, ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है। तो ये है बच्चों, अगर आपकी अलग अलग Z की वैल्यू होगी तो उस पर कौन कौन सी ज्योमेट्री होगी और उसका हाइब्रिडेशन, यहाँ पे हाइब्रिडेशन बताया नहीं, इसका हाइब्रिडेशन होता है बच्चों sp3d और इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में टेंशन मत लो, बीबीटी वाले क्लास में सीखेंगे, और एक और वाला लेसन है उसको पढ़ाने वाला हूँ बहुत जल्दी, उसके अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन उसके बारे अंदर भी है, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, एक्साइटेड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट क्या है, सब समझेंगे उसके अंदर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चले। चलो, अब हम लोगों ने समझ लिया कि भाई अगर ये Z की वैल्यू है, Z की वैल्यू मतलब क्या, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर इतनी इतनी वैल्यू है तो ज्योमेट्री ये हो सकती है, मतलब ये होगी, और आपका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। सही बात है। बट अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेंज होंगे, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था ना, किस कौन से सबसे पहले वाले जो एग्जांपल मैंने लिए थे, आपका मीथेन लिया था, सही है, फिर आपका अमोनिया लिया था, वाटर लिया था, तो उसके अंदर भी सेम हाइब्रिडाइजेशन ही थी, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल थी, पर तीनों का शेप चेंज सेम नहीं था, तीनों का शेप क्या था बच्चों, डिफरेंट था।
सही है। तो अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार किस किस हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन सा शेप आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना। ठीक है, चले चले चलो आ जाओ। तो लिखा है क्या मैंने? चलो लेट्स स्टडी, लेट्स स्टडी द वैल्यू ऑफ z। मान लो बच्चों मैंने यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ z, फिर यहां पे मैं लिखूंगा बॉन्ड पेयर, फिर मान लो मैंने यहां पे लिखा लोन पेयर, फिर मान लो मैंने यहां पे लिखा बच्चों ज्योमेट्री, और यहां पे मैं बनाऊंगा शेप। इन लोग के लिए थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, हाइब्रिडेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हाइब्रिडेशन आपको पता है सबके लिए क्या क्या हाइब्रिडेशन हो सकती है। ठीक है, अगर मान लो z की वैल्यू 2 है, सपोज दैट बच्चों यहां पे ड्रॉ करते हैं, सपोज दैट अगर z की वैल्यू 2 है, सही है, और दोनों ही बॉन्ड पेयर है, फॉर एन एग्जांपल दोनों ही बॉन्ड पेयर है, दोनों ही बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर 0 रहेगा। ज्योमेट्री क्या रहती है बच्चों दो के लिए? लीनियर। ठीक है, दो के लिए क्या होती है? लीनियर होती है। मैंने आपको अभी समझाया था कि अगर इफ एनी केस अगर आपका लोन पेयर 0 होगा, एनी केस अगर आपका लोन पेयर 0 होगा, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, सो अगर यहां पर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगा बच्चों? आपका शेप हो जाएगा। तो शेप भी क्या होगा यहां पर? लीनियर। सही है, कैसा कंपाउंड होगा? जैसे मान लो यहां पे ऐसा कंपाउंड है, सही है, एक बॉन्ड यहां पे, एक बॉन्ड यहां पे, बीच में आपका एक सेंट्रल एटम। मान लो सेम कंडीशन, दो ही आपकी z की वैल्यू है, पर अब एक बॉन्ड बॉन्ड पेयर आ गया और एक आ गया बच्चों आपका लोन पेयर। सही है, तो मान लो आपका कंपाउंड ऐसा हो गया कि एक A to B, ये आपका एक बॉन्ड पेयर हो गया और इसके ऊपर क्या आ गया? एक लोन पेयर आ गया। ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री अभी भी लीनियर ही कहलाई जाएगी, पर शेप चेंज हो जाएगा। शेप क्या होगा? कुछ नहीं, नॉर्मल सा बॉन्ड है, A to B बॉन्ड है, इसमें कुछ शेप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, नो शेप, ऐसा आप लिख दो। ठीक है, या फिर आप लीनियर ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि A to B एक ही बॉन्ड है, तो ये ज्यादा कोई पूछेगा है नहीं आपसे। बात करते बच्चों आगे, या फिर इसको हटाओ, लाइन हटाओ, लेट्स मूव। कर दे भाई फोन। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर मान लो आपकी z की वैल्यू 3 है, इफ द वैल्यू ऑफ z इज 3, ठीक है, सो इन दैट कंडीशन क्या होगा? तीनों बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, 0 लोन पेयर, तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। कैसा होता है स्ट्रक्चर? एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ट्राइगोनल पिरामिड में, ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। और अगर लोन पेयर 0 होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या हो जाएगा? आपका शेप हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या होगा बच्चों? अगर मान लो दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इफ दो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब कुछ ऐसा, एक आपका बीच में एटम है, यहां पे दो बॉन्ड पेयर है, और इस सेंट्रल एटम पे क्या है बच्चों? लोन पेयर। इस सेंट्रल एटम पे क्या है? लोन पेयर। ज्योमेट्री अभी भी सेम ट्राइगोनल प्लेनार ही रहेगी, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती। मैंने आपको बताया ना, z की वैल्यू पे ज्योमेट्री चेंज नहीं होती, अफेक्ट किस पे होगा? शेप पे होगा, शेप चेंज होगा। इसका शेप कैसा होगा? देखो ऐसा ऐसा, यहां पे और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन। ये शेप आपको कुछ बेंड जैसा नहीं लग रहा कि आपका एक कंपाउंड है जो बेंड हो गया? जैसे मैंने आपको वाटर वाला केस समझा, देखो वाटर वाला, बीच में ऑक्सीजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, ऊपर एक लोन पेयर लगा हुआ है। तो दिस शेप इज नथिंग बट बेंट शेप, और आप इसे बोल सकते हो बच्चों वी शेप, और इसी को ही आप एंगुलर शेप भी बोलते हो। सही है, तो तीनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो, या तो बेंट शेप, या तो वी शेप, या फिर एंगुलर शेप। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये है बच्चों आपका कंसेप्ट। ओके, बाद में और क्या होगा? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे एक हो जाए, दो लोन पेयर हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट अ सेकेंड।
हो गया? एग्जाम्पल लें, चलो आ जाओ एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ कंपाउंड लाइक SO3, ठीक है, आपको एक SO3 कंपाउंड दिया हुआ है और बोला है कि भैया इसका ज्योमेट्री बताओ, इसका शेप बताओ। क्वेश्चन ऐसे कभी कभी आ सकता है जब आप आगे चलकर कोई एडवांस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, ठीक है, JEE नीट, तो कभी कभी उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया जाएगा और उस कंपाउंड का आपको बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी शेप क्या है, उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब बताना पड़ेगा। तो मान लो आपको एक ऐसा कंपाउंड दे दिया SO3। अब इन दिस कंडीशन सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? Z कैलकुलेट करोगे। Z क्या होता है बच्चों? हाफ ऑफ नंबर ऑफ, क्या हो गया, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है आपका? सल्फर। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 16, यानी 2 8 6, सही है। तो मतलब यहाँ पे आ गया 6। कोई भी मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं है। ना ही कोई चार्ज है, कुछ भी नहीं है। मोनोवैलेंट ऑक्सीजन होता नहीं, मतलब ये आ जाएगा 3। सही है, वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अगर आप स्ट्रक्चर को देखो तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा 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 कुछ स्ट्रक्चर होता है, सही है ना? ऐसा नहीं होता, सिखाता है तुम लोगों को। ठीक है, और ये आगे लगे रहते हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, कुछ ऐसा शेप होता है। अब आप देखो कि भैया 3 के 3 बॉन्ड है, तीनों के तीनों क्या है? बॉन्ड है, सही है। तो मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है बच्चों, बॉन्ड पेयर है बच्चों, वो क्या है? 3। 3 है, तीनों बॉन्ड पेयर है। तो क्या लोन पेयर है? नहीं, लोन पेयर है नल बटा सन्नाटा। तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगी। ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा बच्चों? सेम हो जाएगा। 3 है तो कौन सा होगा बच्चों? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनार, सही है, ट्राइगोनल प्लेनार, ये हो जाएगा बच्चों इसका शेप, ठीक है। चले आगे, चले, चलो लेट्स मूव अगेन। अब यहां पे हम लोग ने 2 और 3 का तो पढ़ लिया, चलो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम कुछ आगे की चीजें पढ़ेंगे भैया। अब हम आएंगे 4 के पास। बहुत सारे अलग अलग केस डेवलप होते हैं। चलो बात करते हैं। अगर आपके z की वैल्यू हो 4, ठीक है, अगर आपके z की वैल्यू क्या है? 4, और चारों के चार मान लो बच्चों क्या है? बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर है 0। तो ये तो आपको पता है, अगर 4 है आपकी z की वैल्यू तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री क्या होगी आपकी? चल क्यों नहीं रहा है? ज्योमेट्री होगी आपकी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अगर लोन पेयर 0 है तो जो ज्योमेट्री है वही आपका क्या हो जाएगा? शेप। जो ज्योमेट्री है वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? शेप। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, दिक्कत तो नहीं, समझेंगे हम लोग ध्यान से। अगर आपका बॉन्ड पेयर हो गया 3, अलग अलग केसेस होंगे ना, जितना नंबर ऑफ जेड बढ़ेगा उतने नंबर ऑफ केस भी बढ़ेंगे। तो मान लो अगर आपका बॉन्ड पेयर अब हो गया 3, तो लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर होंगे बच्चों 1। ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी? टेट्राहेड्रल ही, टेट्राहेड्रल ही। अरे भाई क्या लिखता हूँ यार मैं? टेट्राहेड्रल को लिखते लिखते कहाँ चले जा रहा हूँ? टेट्राहेड्रल, ओके, क्लियर, सही है, ठीक है। अब देखो है क्या? 3 बॉन्ड पेयर है, मतलब आपका एक सेंट्रल एटम होगा, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड पेयर है, और एक आपका क्या है? लोन पेयर। तो सपोज दैट यहाँ पे ऐसे आपका क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर, सही है। अब अगर आप इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, अब अगर आप जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखो तो क्या ये आपको पिरामिडल नहीं लग रहा है? ऐसे अगर आप ड्रॉ कर दो तो यहाँ पे 3D में इमेजिन करो थोड़ा, क्या ये आपको पिरामिड की तरह नहीं लग रहा? ऊपर एक लोन पेयर है और यहाँ से सीधा आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? पिरामिड बना रहे हो। तो बच्चों इसका शेप होता है पिरामिडल, ठीक है, इसका शेप क्या होता है आपका? पिरामिड। तो शेप क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? पिरामिड। ये केस समझ में आ गया।
अब मान लो तीसरा केस है सॉरी, अगर आपका बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर भी है 2, ठीक है, सपोज दैट अगर आपका बॉन्ड पेयर है 2, लोन पेयर है 2, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल, geometry will never change because geometry will depend upon the number of z, not the number of bond pair or lone pair, but the shape is always depend upon the number of bond pair, lone pair depend नहीं करेगी, ठीक है। अब बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा यहाँ पे सेंट्रल एटम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कुछ ऐसा दिखेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो ये आपको वापस बेंड की तरह दिख रहा है, मतलब अब हम लोग बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को देखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, बॉन्ड पेयर को। अब अगर आप बच्चों इसको देखोगे तो ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, बेंड की तरह, तो इसका शेप हो जाएगा बेंड, वी शेप, और यू कैन से एंगुलर। तीनों में से कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, तीनों में से कोई भी नाम आप इस्तेमाल। इसके एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी आपको दिए थे। इसके एग्जाम्पल, इसका पहले वाले का एग्जाम्पल हो जाएगा CH3, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अमोनिया, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका H2O। सही है, तो इनके एग्जाम्पल्स मैंने हम लोग ने सबसे शुरू में यही डिस्कस किया। स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। बाकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया ना 4 है, तो 4 के लिए आप बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। हो गया, हो गया बच्चों, सेकंड रिकॉर्डिंग चालू है, बिल्कुल, कभी कभी लगता है बंद हो जाएगा रिकॉर्डिंग, अपने आप बंद हो जाता है कभी। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब z की वैल्यू हो गई 4, अब आते हैं बच्चों 5। अब आप सोचोगे सर 5 बढ़ गया, अब और नंबर ऑफ केस बढ़ेंगे, नहीं, 5 में हमको सिर्फ 2 ही नंबर ऑफ केस पढ़ने, और 6 में कोई नंबर ऑफ केस नहीं पढ़ने, 6 पढ़ना ही नहीं है। तो 5 की बात करेंगे, बात करें पर अकेला तो या किया मैंने तुझे खत्म, चलो हो गया, लेट्स डू दिस। अगर बच्चों आपके पास इस बार z की वैल्यू है 5, ठीक है, अगर z की वैल्यू है क्या है 5, और 5 के 5 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, मैंने आपको बताया है ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब तीनों एक प्लेन में, एक आपका ऊपर और एक आपका नीचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर आपका लोन पेयर 0 है तो जो आपकी ज्योमेट्री है वही आपका शेप भी होगा, ठीक है, जो आपकी ज्योमेट्री है वही आपका शेप भी होगा, मतलब आपका शेप भी क्या होगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। इसमें हमको सिर्फ एक केस पढ़ना है, कौन सा, अगर आपका बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर हो गया 1, ठीक है, बॉन्ड पेयर हो गया 4 और लोन पेयर हो गया 1। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, क्यों, कहां पर लोन पेयर लगाएं। बच्चे अक्सर ना ये ऊपर लोन पेयर लगा देते, पर ऐसा नहीं करना। देखो ऊपर वाला जो है, एक्चुअली ऊपर वाला आपको लोन पेयर यहां पे लगाना है साइड में, ठीक है, क्योंकि जितना लोन पेयर दूर रहेगा, जितना लोन पेयर कैसा रहेगा बच्चों, दूर रहेगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि लोन पेयर में सबसे ज्यादा ये होता है ना, रिपल्शन होता है, तो जितना ज्यादा ये दूर रहेगा लोन पेयर, सबसे ज्यादा स्टेबल वही कंपाउंड रहेगा। सही है, तो हमेशा लोन पेयर आपको कहां पे लगाना है, इस साइड में। सही है, तो सपोज दैट स्ट्रक्चर विल बी लुक लाइक समथिंग दिस, ऊपर नीचे, और यहां पर क्या रहेगा बच्चों, एक लोन पेयर। समझ, ऐसा नहीं लग रहा है एक बच्चा हाथ ऐसे लेके खड़ा हुआ है, लग रहा है, ठीक है। अब इस मान लो स्ट्रक्चर को मैंने घुमा दिया, सपोज दैट फ्लिप कैसे करते हैं यार, कुछ तो करते थे इसमें, नहीं हो रहा, चलो जाने दो, ये हमारा स्ट्रक्चर था। सपोज दैट ये आपका स्ट्रक्चर है। अब ज्योमेट्री तो आपकी सेम ही रहेगी भैया, ज्योमेट्री भी अभी भी क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। सही है,
अब इसको थोड़ा सीधा करके बनाओ, सीधा करके। सीधा में बच्चों ये ऐसे दिखेगा, यहाँ पे ये 1 2 और यहाँ पे क्या है बच्चों आपके लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपके लोन पेयर। ये आपको भले ही इंसान जैसा दिख रहा है, पर जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको ये इंसान जैसा नहीं दिखा। उनको किसकी तरह दिखा पता है? उनको दिखा ये सीसॉ की तरह। सीसॉ खेलते हैं ना हम लोग, यहाँ पे ऐसा सा सीसॉ रहता है और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, एक बंदा यहाँ बैठा रहता है, एक बंदी यहाँ बैठी रहती है, सही है। तो एक कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे है, तो इसको दिखा वो सीसॉ की तरह, इंसान की तरह नहीं दिखा जो साइंटिस्ट पढ़ रहा होगा। तो भैया इसका उसने नाम दे दिया सीसॉ शेप, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया उसने? सीसॉ। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका मस्त एग्जांपल है XE F3 सेकेंड F3O2, ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब बच्चे जब ये ड्राइंग बनाते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे हमेशा क्या करेंगे, बीच में x रखेंगे, ठीक है, XE रखेंगे, मतलब आपका ज़ेनॉन। 3 प्लेन है, बीच में 3 प्लेन है, एक आपका ऊपर रहता है, एक आपका नीचे रहता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, देखो ये 2 है तो यार 2 इधर रख देता हूँ, 2 इधर रख देता हूँ, और जो 3 है उनको तीनों को प्लेन में डाल देता हूँ, एक इधर दे दूंगा, एक इधर दे दूंगा, एक इधर दे दूंगा। बच्चे ऐसा डायग्राम बनाते हैं। अगर आपकी भी सोच ऐसी है कि जो 2 है उसे ऊपर 2, एक ऊपर एक नीचे बनाए तो और यहाँ बनाए तो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये डायग्राम गलत हो जाएगा। एक्चुअल में राइट डायग्राम क्या है, ध्यान से सुनो। एक्चुअल में राइट डायग्राम है जो भी चीज अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी चीज अबव द प्लेन, देखो ये है आपका, मान लो दिस इज द अबव द प्लेन एंड सपोज दैट दिस इज बिलो द प्लेन। तो जो भी चीज बच्चों अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही आप रखोगे, ठीक है, वहां पर आप हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही रखोगे। तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन में और आपके F में, यानी फ्लोरीन में कौन है? फ्लोरीन है। तो आप एक F यहां रखोगे, एक F यहां रखोगे, ठीक है। अब बचा हुआ एक F, इसको आप यहां रख दो और 2 ऑक्सीजन को यहां रख दो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, सही है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बच्चों आपका बनेगा, सही है। और यहां से फिर आप अपने कैलकुलेट कर सकते हो। 5 बॉन्ड, देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो आपका बॉन्ड पेयर ही 5 है, तो मतलब लोन पेयर होगा क्या? नहीं, लोन पेयर 0 है, तो इसका क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ज्योमेट्री भी शेप भी। समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों 2 एग्जाम्पल लास्ट में आपके दिए हुए हैं, जो जिसमें हमें ये डिस्कस करना था। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दिए हुए हैं? एक दिया है अमोनिया का और एक दिया है वाटर का। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद अब आपको भी आ जाएगा। अमोनिया और वाटर में आप ये बता सकते हो कि इसकी Z की वैल्यू क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, इसका ज्योमेट्री क्या है, इसका शेप क्या है। आई गेस अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको इतना सब कुछ तो सिखा दिया है। तो अगर मैं Z की बात करूं तो Z क्या होता है बच्चों? हाफ नाइट्रोजन 6 7, क्या होता है जरा बताओ? 7 यानी 2 और 5, यहाँ पे आ गया 5, ये 3 यानी 1/8 आ गया, मतलब 4। Z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ पे आप देखो, अगर स्ट्रक्चर देखो आप, NH H H ऐसा स्ट्रक्चर है। 3 आपके क्या है? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। Z की वैल्यू 4 है, मतलब लोन पेयर कितने होंगे बच्चों? 1 आपका क्या है? लोन पेयर है। कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ प्रेजेंट है, सही है। इसका ज्योमेट्री Z है, दैट्स वाई टेट्राहेड्रल, और इसका शेप पिरामिडल। आई गेस अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आई गेस आपको अब ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, समझ में आ गया। और कुछ बचा? Z बता दिया हम लोग ने, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन बता दो। हाइब्रिडाइजेशन बच्चों अगर Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। सब बता दिया, कर लोगे ना आप लोग भी अब तो आप लोग भी स्मार्ट हो गए हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो HO2 है कि H2 है? H2 है शायद, O2 में भी बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। H2O दिया हुआ है ना,
तो H2O में क्या होगा, Z की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपकी Z की वैल्यू हाफ ऑफ ऑक्सीजन का कितना है 8, यहाँ पे आएगा 6 प्लस 2, यहाँ पे भी आ गया 4, मतलब अगर ये है 4 तो बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके अंदर, 1 2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, बॉन्ड पेयर है 2, तो लोन पेयर भी कितने होंगे 2, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, सही है। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ Z, सो इट इज टेट्राहेड्रल एंड व्हाट इज द शेप, शेप कैसा होगा बच्चों, देखो इसको कवर कर दो, शेप किस पे डिपेंड होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पे, तो इसको कवर कर दो, आपको बॉन्ड कैसे दिख रहा है, बेंड, so this is bend shape or you can say V shape or you can say angular shape, ठीक है बच्चे। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ गया है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो यही था बच्चों VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आई होप ये थ्योरी आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मैंने जितनी भी एग्जाम्पल हो सकते हैं वो सारे एग्जाम्पल लिए, जितना भी समझा सकता था मैं समझाया। आई नो लेक्चर बड़ा बना है पर सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सही है। तो बच्चों मैं मिलता हूं आपसे एक दूसरी वीडियो में जहां पे हम लोग VBT को समझेंगे, इसके बाद भी और कई सारी थियरीज है, VBT है, MOT है, तो उसे भी हम लोग समझेंगे कि वो क्या हमको बताना चाहती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर जरूर से करेंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देंगे वीडियो को, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए